Hello friends, this is Navneet. I hope you all are well. Today we are going to discuss about a very crucial topic, that is terrorism. Terrorism is a topic which always give birth to a lot of confusion regarding its nature. टेररिज्म को लेकर एक कंफ्यूजन लगातार लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या चीज़ आतंकवाद है, क्या चीज़ फ्रीडम स्ट्रगल है, क्या चीज़ उग्रवाद है, क्या चीज़ एक संघर्ष है। इसके लिए हमें समझना होगा आतंकवाद को, इसके लिए हमें समझना होगा अलग अलग तरह के आतंकवाद की डेफिनेशंस को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके जो बेसिक नेचर्स हैं या फीचर्स हैं उसको। तो हम आज बात करेंगे आतंकवाद के ऊपर। अगर हम आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद कोई नई चीज़ नहीं है। आतंकवाद शब्द जो निकला है वो वर्ड लैटिन वर्ड टेरर से निकला है, जो कि टेररे से निकला है, जिसका मतलब होता है डराना। जाहिर सी बात है, आतंकवाद का मेन एम किसी को डराना ही होता है। इसके पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता था वो टायरनी यूज़ किया जाता था आतंकवाद के लिए, या हम कह सकते हैं टायरनी मतलब मैं कहूँ वो राज्य की शक्ति जिसके द्वारा किसी पे भी टायरेंट रूल करता है, एक लोगों को डरा धमका के रूल करता है। तो टायरनी और टेररिज्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टेरर वर्ड की हम बात करें, जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं वो जूडियस ऑफ गलीली के जो जेलियोर्स थे सरकारी, जो मिडिल ईस्ट में हुआ करते थे, ये उस तरह के फिदाइन हुआ करते थे जाके किसी के भी बीच में जो हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको चाकू से घोंप के मार देना है, उनका मर्डर कर देना, पब्लिक प्लेसेस में हिंसा करना करते थे। ये बाद में बात करूँ आज 1000-1500 साल की। ऐसा क्यों करते थे? जिससे लोगों में डर पैदा हो, राज्य कमज़ोर हो। ये बेसिकली शुरुआती एनार्किस्ट थे, अराजकतावादी। असासिन पर्शिया, असासिन वर्ड निकला हसीस से, जो आज का हम असेसिनेटेड कहते हैं, असेसिनेशन कहते हैं, और निकला अससिन से। अससिन कौन थे? अससिन वो एक रिलीजियस ग्रुप के फॉलोवर्स थे जो अफीम हसीस पी के बाहर जाते थे और जो पॉलिटिकल टारगेट्स होते थे, जो उनके सेक्ट के अगेंस्ट होते थे, उनका मर्डर कर देते ताकि सिस्टम कमज़ोर पड़े, सिस्टम में एक डर पैदा हो। पहली बार जब हम वर्ड यूज़ की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जो वर्ड टेरर यूज़ हुआ वो फ्रेंच रिजीम के लिए हुआ, जिसको हम रिजीम ऑफ टेरर कहते हैं। 1790 में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की जो रिजीम थी, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया। फ्रेंच राइन ऑफ टेरर जो कहते हैं, जो दौरे हुकूमत, जो दौरे क्रांतिकारी हुकूमत जो फ्रांस की, जो दौरे टेरर था, उसके लिए इस शब्द इस्तेमाल हुआ। रोबेस्पियर की बात अगर कम करें तो ये जो लीडर थे ये मानते थे कि भाई इस सिस्टम को कोलैप्स करना होगा पुराने, तभी एक नया रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बन सकती है। और जो भी पुराने सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये ऐसा लगता है जिस पर ज़रा सा शक भी होता है, जो पुराने सिस्टम का हिस्सा है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, उसके चाहे खिलाफ चाहे किसी भी तरह हिंसा का इस्तेमाल किया जाए। इसके नतीजे हज़ारों लोगों को गिलोटीन, जो फ्रांस में सजाए मौत देने का तरीका होता है, इसमें आदमी को घुसाया जाता है और उसकी गर्दन कट जाती गिरती हुई ब्लेड से। गिलोटीन की बात करें, गिलोटीन एक मशीन की तरह बन गया था। हज़ारों लोग, जिसमें प्रीस्ट, आम लोग, राजा के पुराने वफादार, पुराने पॉलिटिशियन, मिलिट्री जनरल सब थे, सबकी गर्दनें उड़ा दी गई। इसे कहा गया रेन ऑफ टेरर। फ्रेंच नेशनल कन्वेंशन में रॉबेस्पियर ने डिक्लेयर किया था, टेरर इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। इनका मतलब ये माना था कि डर के बिना आप एक सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते, रेवोल्यूशनरी सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते, जिसको उन्होंने ला टेरर कहा था। रॉबेस्पियर का मतलब था कि टेरर कुछ भी नहीं है जस्टिस के सिवाय। उनका मानना था टेरर ही रियल जस्टिस है, बिकॉज डरा के ही आप लोगों को, ऐसे लोगों को जो सिस्टम के अगेंस्ट हैं, उनको सीधा कर सकते हैं। लेकिन 1798 में अगर हम बात करें, खुद ही रोबेस्पियर की भी गर्दन काट दी गई 1790s के अंदर। 1798 में इंग्लिश डिक्शनरीज ने इसको डिस्टिंक्शन दिया, सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ वायलेंस एज अ पॉलिसी इज नोन एज टेररिज्म। एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन पहली बार निकल कर आती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर। आज के दौर में जब टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म को अक्सर यूज़ किया जाता है लोगों की हत्या, लोगों को डराना धमकाने की, नॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, जो नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स जब किसी के अगेंस्ट, किसी ग्रुप के अगेंस्ट हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके एक्टिविस्ट, और जब वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है टेरर। रशियन रेडिकल्स और अनार्किस्ट की अगर हम बात करें, सरगेई नेखेविच, जिन्होंने पीपल रिप्रेजल फाउंड किया था रशियन रेवोल्यूशन के बाद, वो मॉडर्न डे टेररिज्म था। बिकॉज आप समझिए इसमें क्या था, ये भी वही तो था कि जिसमें आप जो पुराने सिस्टम के लोग हैं उनको मार रहे हैं, आप सिस्टम के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं, आप एनार्की क्रिएट कर रहे हैं। टेररिज्म का अल्टीमेट एम क्या होता है? टेररिज्म का अल्टीमेट एम लोगों के अंदर अपने गोल्स को स्टैब्लिश करने के लिए डर पैदा करना, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट पैदा करना रिगार्डिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करना होता है। अगर हम टेररिज्म की बात करें, उसकी डेफिनेशंस की ओर बढ़े, द सिस्टमेटिक ऑफ यूज ऑफ वायलेंस टू क्रिएट अ जनरल क्लाइमेट ऑफ फियर इन पॉपुलेशन एंड देयर बाय टू ब्रिंग a particular political, maybe economical objective by nationalist religious group or by revolutionaries or even by state institution. टेररिज्म वो सिस्टमेटिक यूज ऑफ वायलेंस है जिसके थ्रू एक जनरल सेंस ऑफ, एक जनरल क्लाइमेट ऑफ फियर को क्रिएट किया जाता है, जिसका अल्टीमेट गोल जो होता है वो किसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या रिलीजियस गोल को अचीव करना होता है, किसी राष्ट्रवादी, किसी धार्मिक या किसी क्रांतिकारी समूह के द्वारा, इवन किसी स्टेट के द्वारा भी। अब मैं एग्जाम्पल्स के साथ बात करता हूँ। इकोनॉमिकल गोल की बात करें, जैसे सोवियत जो रेवोल्यूशन था वो इकोनॉमिकल इगैलिटेरियन की बात करता था। रेवोल्यूशनरी टेरर की बात करें तो भगत सिंह का जो एक्ट था,
इंडिया की स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, वो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कहलाया जा सकता है, जब आप स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए। इकोनॉमिकल गोल्स की अगर आप बात करें तो वही जो मैंने आपको बताया, सोवियत वाला जो वायलेंस था। इसके सिवाय रिलीजियस टेररिज्म की बात करते हैं तो जो आईसिस कर रहा है, जिसका रिलीजियस गोल है इस्लामिक स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए दूसरे ग्रुप्स पर अटैक करना, तो ये स्टेट भी कर सकता है। टेररिज्म में आप कहें स्टेट कैसे कर सकता है, टेररिज्म तो स्टेट के अगेंस्ट होता है। भूल जाते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी होता है और स्टेट टेररिज्म भी होता है। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन ने जिस तरह से कुर्दों को मारा, शियाओं को मारा, वो स्टेट टेररिज्म था। जिस तरह से चाइना तिब्बतीन्स का और उइगर्स का प्रोसिक्यूशन कर रहा है, ये स्टेट टेररिज्म है। बिकॉज आप गोल, जो आपका गोल है उनके पॉलिटिकल विल को दबाना, उनका सब्जुगेशन करना, उसे अटेन करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो स्टेट टेररिज्म कहलाता है। एफबीआई का मानना है अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टीज टू इंटिमिडेट और कोर्स्यू अ गवर्नमेंट, the civil population of any other segment, there can be further other segments, therefore in furtherance of political or any social objective। इस्तेमाल करना वायलेंस का, अनलॉफुल फोर्स का या वायलेंस का जनता के खिलाफ या प्रॉपर्टी से खिलाफ, स्टेट की अथॉरिटी और रिट को चैलेंज करने के लिए अपने पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना टेररिज्म कहलाता है। यूएसए की अगर बात करें, जो यूएसए ने डेफिनेशन यूएसए गवर्नमेंट की, premeditated politically motivated violence perpetuated against the non-combatant target by the subordination or the clandestine agent groups। जनता के खिलाफ प्रीमेडिटेट, पहले से प्लान, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस का इस्तेमाल जो होता है वो टेररिज्म कहलाता है। टेररिज्म की अगर हम बात करें, टेररिज्म के बारे में मॉस्टिस ने 2013 में जो कहा था, देखिए टेररिज्म की डेफिनेशन बहुत प्रॉब्लम है। मैं वही कह रहा हूँ, एक टेररिज्म आपको रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, मैं कहूँगा भगत सिंह एक टेररिस्ट थे, ये घटिया तरीन कमेंट होगा। वो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट नहीं थे, वो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे हमारी नज़र में। ब्रिटिशर्स कहते हैं वो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे। यहाँ वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ लोगों के लिए ओसामा बिन लादेन एक फ्रीडम फाइटर या मुजाहिद हो सकता है, ज़्यादातर के लिए वो टेररिस्ट है। तो ये एक बड़ा थिन लाइन है डिफाइन करने के लिए कौन टेरर है। अब भगत सिंह की बात करें, जब यहाँ कह रहे हैं परपिचुएटेड अगेंस्ट द मासेस, जनता के अगेंस्ट प्रीमेडिटेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस, बिल्कुल वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस था, बट वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए था, वो जनता के अगेंस्ट नहीं था, वो जनता में डर पैदा करने के लिए नहीं था, उल्टा वो डर खत्म करने के लिए था। तो एक डिफरेंस है, बट आप किस एंगल से देखते हैं, आप सिक्के के किस पहलू को देखते हैं, वो बड़ा अहम होता है इसमें। अगर हम बात करते हैं टेररिज्म की, तो टेररिज्म में क्या आता है, इट कैन यूज ऑफ वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस इन द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल ऑब्जेक्टिव। हिंसा या हिंसा का डर दिखाना अपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। ये स्टेट भी कर सकता है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी कर सकते हैं, अंडर कवर पर्सनल्स भी कर सकते हैं उनके गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर दैट इज जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, आईसिस हो गया, चाहे तालिबान हो गया। स्टेट जैसे इराक के अंदर कुर्द के अगेंस्ट सद्दाम हुसैन ने किया, अब कोई घर के अगेंस्ट चाइना कर रहा है। स्टेट एजेंट्स, या हम कह सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड, जैसे पाकिस्तान, चाइना, इंडिया के अंदर टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और स्टेट एजेंट्स, जिस तरह से अब कुछ लोग कहेंगे क्या, जैसे कि कई लोगों का ये मानना है कि इजराइल के लोग जाके ईरान के साइंटिस्ट को मारना, ये ईरान की नज़र में स्टेट टेररिज्म है, जब स्टेट खुद टेरर का पार्ट बन जाए और कहीं ना कहीं टेरर को सपोर्ट करता है, ये भी इस तरह से टेरर का हिस्सा है स्टेट के। इसके सिवाय इसकी बात और होती है, टेररिज्म का मतलब केवल आपको मारना नहीं, आपके थ्रू एक पूरी सोसाइटी के अंदर डर और फियर का माहौल क्रिएट करना। एक जो ब्लास्ट होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपके ये टारगेट अटैक है जो भी फ्रांस में हो रहा है, ये क्या है, वो किसी चर्च अटैकर को मारना नहीं है। जो इस्लामिस्ट हैं फ्रांस में, अल्ट्रा इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट, ये इन अटैक्स के थ्रू फ्रेंच पॉपुलेशन में एक डर पैदा करना चाहते हैं, ये सिस्टम को कोलैप्स करना चाहते हैं, ये एक फियर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिसका इंपैक्ट दूसरों पे पड़े। ये बोथ टेररिज्म इज बोथ मैला प्रोहिबिटेड, दैट इज वो क्राइम जो लीगली गलत हैं, साथ में माला इनसेद जो कि मॉरली गलत हैं। अब टेररिज्म की डेफिनेशन से बाहर क्या निकलता है, हम ये तो समझ गए, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल गोल जिनके थ्रू जिनको अचीव करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करें, वो टेररिज्म में आता है। उस तरह की प्रीमेडिटेड, प्री प्लान्ड अटैक सिविलियंस को, जिसके थ्रू आप स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वो टेररिज्म में आता है। वो अटैक जिसका टारगेट ना केवल जिस पर अटैक कर रहे हैं वो, अपितु पूरी सोसाइटी में एक भय का माहौल क्रिएट करना था, वो टेररिज्म के अंदर आता है। पर क्या चीज़ है जो टेररिज्म में नहीं आती, वॉर टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं वो टेररिज्म में नहीं आती। जब एक ओपन वॉर होती है तो अब स्टेट जब वायलेंस करता है दूसरे अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, वो टेररिज्म नहीं है। लेकिन अगेन इसमें भी टेररिज्म है जिसको हम कहते हैं वॉर क्राइम्स। आप नॉन कम्बेटेंट्स को मार रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स पर अटैक्स कर रहे हैं, आप सिविलियन टारगेट्स पर अटैक कर रहे हैं, ये वॉर में अलाउड नहीं है। रीजनेबल एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस और टू पनिश अ क्रिमिनल, और खुद की रक्षा करने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, सामने से आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, आप अगर अपनी रक्षा के लिए उसमें फायरिंग करते हैं तो वो चीज़ एक्ट ऑफ टेररिज्म में नहीं, वो एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस में आएगी। लेजिटिमेट टारगेट्स इन वॉर, टेररिस्ट को मारना
टेररिस्ट को मारना, दुश्मन के मिलिट्री बेसिस पर अटैक करना, अगर आप वॉर में हैं, वो टेररिज्म में नहीं आता, वो लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस है जो अलाउड होता है। कोलेटरल डैमेज, जब कभी कभार जंग के अंदर एक छोटी आबादी में एक बड़े टारगेट को खत्म करते हुए सिविलियंस पर अटैक हो जाता है, वो शायद टेररिज्म में नहीं आता, बट एक बड़ी थिन लाइन है। अफगानिस्तान में तालिबान को मारने के लिए जिस तरह से गांवों पर लगातार अटैक किया गया पाकिस्तान के फाटा इलाके में, जो आज से 2008-2009 में, सिमिलरली जो आज भी अटैक्स हो रहे हैं सिविलियंस के ऊपर इराक के अंदर, क्या ये कोलेटरल डैमेज है? कोलेटरल डैमेज की डेफिनेशन है, 100 टेररिस्ट मारने के लिए एक मर रहा है, समझ में आता है, बट यहाँ होता है कि एक टेररिस्ट के डर में पूरे के पूरे गाँवों को अमेरिका अपने ड्रोन से उड़ा देता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप बात करते हैं कि नॉन कॉम्बिटेंट कौन, नॉन कॉम्बिटेंट वो जो आपके लिए खतरा नहीं है, नॉन कॉम्बिटेंट मतलब सिविलियंस, तो आप सिविलियंस पे अटैक नहीं कर सकते ये कहते हुए कि भैया हमें एक टेररिस्ट को मारने के लिए हमने पूरा गांव साफ कर दिया। जैसे कि अगर आप बात करें वियतनाम वॉर के, अमेरिका पे टेररिज्म के काफ़ी स्टेट टेररिज्म के काफ़ी इल्ज़ाम लगे, क्योंकि बिकॉज अनडिस्क्रिमिनेटेड बॉम्बिंग्स जो उसने नॉर्थ वियतनाम की वो कहीं ना कहीं स्टेट टेररिज्म में आती हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2004 में टेररिज्म की बात की, 2001 के बाद दुनिया में टेररिज्म, इसके पहले टेररिज्म बड़ा ग्लोबल नहीं था, ग्लोबलाइजेशन टेररिज्म को ग्लोबल बना दिया, बिकॉज आज आईएसआईएस, तालिबान जैसे ग्रुप्स हैं जो दुनिया भर में एक्टिवेट हैं, ये ग्रुप्स आज दुनिया भर में ना केवल बॉर्डर्स में, बॉर्डर्स के बाहर भी काम कर रहे हैं, अपने टारगेट एरिया से बाहर भी काम कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेररिज्म के बाद शायद पहली बार दुनिया ने टेररिज्म को सीरियसली सोचना शुरू किया। 2004 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो टेररिज्म की एक डेफिनेशन निकालने की कोशिश की, बिकॉज ये बड़ी डिबेट है कि टेररिज्म की डेफिनेशन है क्या। क्रिमिनल एक्ट्स इंक्लूडिंग एक्ट्स अगेंस्ट सिविलियंस कमिटेड विद इंटेंट टू cause a death or a serious body injury, taking hostage with the purpose to pressurize a state and terrorize a population in general or groups of person, and to intimidate a population or to compel a government internal organization to do or to accept their demands is generally considered as terrorism। आपके आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये मानना है 2004 की डेफिनेशंस में कि किसी भी सिविलियन के अगेंस्ट वो क्रिमिनल एक्ट, सिविलियन या ग्रुप्स के अगेंस्ट वो क्रिमिनल ऑफेंस जिसके तहत उनको डेथ कॉज हो या उनको सीवियर बॉडी इंजरी हो, जिसका एम जनता के अंदर डर पैदा करना, भय पैदा करना, जनता को डराना, हुकूमतों को प्रेशराइज करते हुए उनसे अपनी डिमांड्स बनवाने की कोशिश करना, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा करना, और जो वेल इस्टेब्लिश नोशन है ह्यूमन राइट्स का, उनका जो वायलेशन होता है वो टेररिज्म में आता है। अब बात आती है कि टेररिज्म किन चीज़ों से मोटिवेट हो सकता है। टेररिज्म बहुत चीज़ों से मोटिवेट हो सकता है। वो फिलोसॉफी से मोटिवेटेड हो सकता है, रिलीजियस फिलोसॉफी, इकोनॉमिकल फिलोसॉफी जैसे सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म है, इस्लामिक फिलोसफी है। वो एथनिसिटी से मोटिवेटेड हो सकता है, जैसे कि हम बात करते हैं जो रुवांडन क्राइसिस था, जो एथनिक जेनोसाइड होता है, जो एथनिक डिस्क्रिमिनेशन उइगर्स के अगेंस्ट जो चाइना कर रहा है या तिब्बतियंस के अगेंस्ट जो चाइना ने किया था, रिलीजन वाला, आईसिस वाला कह सकते हैं, कू क्लक्स क्लैन, वो भी टेररिज्म था, वो डोमेस्टिक टेररिज्म था। डोमेस्टिक टेररिज्म आप अमेरिका को माफ नहीं कर सकते, व्हाइट लोगों ने भी टेररिज्म किया। जो कू क्लक्स क्लैन था वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप था जो लिटरली ब्लैक्स को मारता था और आज भी मार रहा है ब्रिटेन में। अब बात आती है टेररिज्म का मतलब क्या केवल आपके देश पे कोई अटैक करे? नहीं। क्यों टेररिज्म में वो लोग नहीं आते जो अमेरिका के व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं, जो कि ब्लैक चर्चेस पर अटैक करते हैं या जो रेशियल माइनॉरिटीज पर अटैक करते हैं? वो भी तो टेररिज्म है, बिकॉज आप भले अमेरिकन स्टेट की सोवरेनिटी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, बट आप एक फियर का माहौल क्रिएट कर रहे हो उन रेशियल माइनॉरिटीज में। ये भी टेररिज्म है जो हमें समझना चाहिए। सिमिलरली माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे अटैक, किसी रिलीजियस ग्रुप पे अटैक, किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप पे अटैक जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी आइडेंटिटी और उसको डराना, उसको प्रेशराइज करना भी टेररिज्म में आता है। अगर आप बात करें इसकी कि इन्वायरमेंटल टेररिज्म भी है आज के दौर में। इन्वायरमेंटल टेररिज्म की अगर हम बात करें, क्या होता है इन्वायरमेंटल टेररिज्म? जब आप किसी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, एक नई थ्योरी निकल कर आ रही है जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, साइबर टेररिज्म है। साइबर टेररिज्म ज़्यादा खतरनाक है फिजिकल टेररिज्म या वायलेंट टेररिज्म के, बिकॉज साइबर टेररिज्म में आप पूरा का पूरा सिस्टम, आज का ग्लोबलाइज वर्ल्ड जो पूरी तरह से आईटी सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है, अगर आप उसे क्रिपल डाउन कर देते हैं तो स्टेट की इकोनॉमी अपने आप क्रिपल डाउन हो जाएगी, वो ज़्यादा खतरनाक है। यूएसए का अंदर जो पेट्रोटिक एक्ट है, इसमें डोमेस्टिक टेररिज्म को भी डिफाइन किया गया। डोमेस्टिक टेररिज्म मतलब वो एक्ट जिसमें बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ना होते, जो डोमेस्टिक ग्रुप्स हैं जो स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, वो डोमेस्टिक टेररिज्म कहलाता है। इंडिया के अंदर हम डोमेस्टिक टेररिज्म की बात करें तो उसमें कुछ हद तक नक्सल्स भी आ सकते हैं। सिमिलरली उसके अंदर आपके जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, हमारे रिलीजियस रेडिकल ग्रुप्स हैं, वो डोमेस्टिक टेररिज्म में आ सकते हैं, बिकॉज ये स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज ना करते हुए एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डराना धमकाने की कोशिश करते हैं। एंटी अबॉर्शन वायलेंस 1996 में अमेरिका ने टेररिज्म 2001 में पहली बार नहीं, उसके पहले से होता रहा है। एंटी अबॉर्शन वायलेंस 1996 में जो हुआ था, अटलांटा सिटी ओलंपिक बॉम्बिंग्स। इकोनॉमिक टेररिज्म की अगर हम बात करें, जो 3 अल्फा 66 ग्रुप ने जो किया, जिसने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी जो जंगलों को जलाती है उनके ऑफिस पर अटैक किया। इसके सिवाय हम बात करें आर्यन नेशन, जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट गैंग्स, उनकी बात करना, ब्लैक लिबरेशन आर्मी,
ये वो ग्रुप जो आर्यन नेशन, जो ये कू क्लक्स क्लैन के अपोजिशन में बनी, ये भी टेररिस्ट ग्रुप माना गया बिकॉज उन्होंने वाइट ग्रुप्स पे अटैक किया। इसके सिवाय बॉस्टन गुरुद्वारा अटैक, जो गुरुद्वारे पे अटैक हुआ था कुछ साल पहले अमेरिका में, वो भी एक तरह से टेररिज्म है, डोमेस्टिक टेररिज्म का एक्ट है। बॉस्टन मैराथन बॉम्बिंग, जो दो भाइयों ने मिलकर बॉस्टन मैराथन में बॉम्ब अटैक किया था, ये डोमेस्टिक टेररिज्म का एक्ट। डोमेस्टिक टेररिज्म वो जिसमें कोई बाहर का एक्टर ना होते, डोमेस्टिक जो आपके एक्टर्स हैं वो वहाँ पे एक्ट ऑफ टेररिज्म को कंडक्ट करते हैं। इंडिया के अंदर ऐसे 50 एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जहाँ स्टेट टेररिज्म को सपोर्ट करे या स्पॉन्सर्ड करे, जैसे इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। डिसेंट टेररिज्म, जैसे कि जो एक अलगाववादी जो भावना वाला टेररिज्म होता है, जैसे हम कश्मीर का टेररिज्म जिसे कह सकते हैं, जो भारत से अलग होना चाहता है। नॉर्थ ईस्ट में जो टेररिस्ट ग्रुप थे जो अलग होना चाहते हैं, सिसेशन वाली एक्टिविटी होती है। हम बात कर सकते हैं उन ग्रुप्स की जो इराक में सुन्नी मेजॉरिटी ग्रुप शिया स्टेट से सिसीड करना चाहते हैं। टेररिस्ट लेफ्ट विंग टेररिज्म, राइट विंग टेररिज्म। राइट विंग टेररिज्म सब समझते हैं, जो अल्ट्रा राइट नेशनलिस्ट का टेररिज्म होता है। लेफ्ट विंग टेररिज्म जिसमें नक्सलिज्म आ जाएगा। रिलीजियस टेररिज्म जिसमें आप समझ रहे हैं वाइट सुप्रीमेसिस्ट गैंग्स यूएसए की आ जाएंगी, आईसिस जैसे ग्रुप आ जाएंगे। हर रिलीजन में ऐसे टेररिस्ट तो नहीं कहूँगा, बट रेडिकल ग्रुप्स होते हैं, अगर वो वॉयलेंस का यूज़ करते हैं तो टेररिज्म में काउंट करने लगते हैं। साइबर टेररिज्म मैंने बात की, वही हैकिंग और आज की तारीख में सिस्टम को क्रिपल डाउन कर देना, स्टेट्स की इंपॉर्टेंट वाइटल इकोनॉमिकल वेबसाइट्स को, हेल्थ वेबसाइट्स को, इलेक्ट्रिसिटी वेबसाइट्स को हैक डाउन करना। और ये ज़्यादा खतरनाक, एक बॉम्ब से 100 लोग मरते, बट अगर आप देश की पूरे के पूरे पावर सिस्टम को कोलैप्स करवा दें, आप उसे हैक कर लें, पूरा का पूरा जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो देश अपने आप पैर घुटने के बल आ जाएगा। क्वासी टेररिज्म, अभी बड़ा एक अजीब सी कुछ चीज़ें जो टेररिज्म में आती भी हैं कि नहीं भी आती। कुछ ऐसी चीज़ें कि जैसे जो डोमेस्टिक केस में देख लें, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का टेररिज्म जो कि डरा रहा है, धमका रहा है, बट वो उतना वायलेंट नहीं है, वो टेररिज्म बनने की और की एक स्टेप है। वो टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, ये लैटिन अमेरिका और इसमें नार्को टेररिज्म, जिसमें ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो वायलेंस होता है, ड्रग्स का स्मगलिंग करना, उसको लेके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो उसको लेके गैंग वॉर्स होती हैं, वो नार्को टेररिज्म में आता है। इन्वायरमेंटल टेररिज्म मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एक चीज़ हो, वन मैन टेररिस्ट इज अदर मैन फ्रीडम फाइटर, ये मैं पहले ही बताया, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि कौन फ्रीडम फाइटर है, कौन टेररिस्ट है। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, जो सिस्टम को पूरी तरह से कोलैप्स करके नया सिस्टम पैदा करना चाहते हैं, इसमें सोवियत रेवोल्यूशन आ जाएगा, कम्युनिस्ट नक्सल्स आ सकते हैं इसमें, बिकॉज वो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स करवा के एक नया सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो ब्रिटिशर्स समझते थे, वो थे जो सिस्टम हटा के, ब्रिटिश सिस्टम हटा के इंडियन सिस्टम आना चाहते थे। सब रेवोल्यूशनरी वो सिस्टम चेंज नहीं करना चाहते, बट वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि अगर बात करें, इसमें भी नक्सल्स आ सकते हैं। नक्सल्स ये कहते हैं कि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम नहीं, उनको जो पावर एलिट इससे प्रॉब्लम है। तो नक्सल्स क्या चाहते हैं, पावर एलिट सजा और रियल ताकत गाँव वालों के हाथों में आए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो ब्रिटेन में थी, सॉरी जो अफ्रीका में थी, साउथ अफ्रीका में, वो अफ्रीकन नेशन को खत्म नहीं करना चाहती थी, वो पावर, वो वाइट रिजीम चेंज करना चाहती थी। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो स्टेट और स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट का मैंने एग्जांपल आपको इराक का दिया, मैंने आपको चाइना का दिया, चिली का दिया। चिली और अर्जेंटीना में किस तरह वहाँ की रिजीम्स ने जो डिसेंट ग्रुप थे लेफ्ट विंग के, उनको दबाया, हजारों लोगों को गायब किया। टेररिज्म की बात समझिए, जो हम आज का टेररिज्म देखते हैं ना, सदाम हुसैन, सॉरी ओसामा बिन लादेन का, ये टेररिज्म का केवल एक पार्ट है। इसके पहले भी दुनिया में टेररिज्म होते रहे और बहुत बड़े लेवल पे टेररिज्म होते रहे, चाहे अर्जेंटीना हो चाहे चिली हो। वहाँ की रिजीम से हजारों लोगों को लिटरली गायब कर दिया, जिनका आज की तारीख में कोई नामो निशान नहीं, किसी को पता नहीं। नॉर्थ कोरिया की रिजीम जो कर रही है वो स्टेट टेररिज्म है। वियतनाम में जो हुआ वो स्टेट टेररिज्म था। कंबोडिया में जो खमेर रिजीम ने किया वो स्टेट टेररिज्म था। पुर्तोरिको, FLN, फाता, PLO, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, PLO को इजराइल, जो फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यासिर अराफात की थी, उसे इंडिया रिकॉग्नाइज करता था एज एन अथॉरिटी इन फिलिस्तीन, बट इजराइल और वेस्ट उसे टेररिस्ट ग्रुप मानता था। क्यों? फिलिस्तीनियन और अरब उन्हें अपना स्ट्रगल का हेड मानते थे, इजरायली कहते थे बिकॉज हम पे हमारे सिविलियंस पे अटैक करते हैं, इसलिए टेररिस्ट ग्रुप है। तो बड़ा एक थिन लाइन है। 11 सितंबर 2001 के बाद टेररिज्म एक ग्लोबल इशू बना, जब 3000 अमेरिकी मारे गए। पहली बार सैडली अमेरिका के ऊपर जब अटैक हुआ, उसे टेररिज्म दिखा। जब हजारों एशियंस, अफ्रीकन मारे जाते हैं, टेररिज्म कभी अमेरिका को नहीं दिखाई। अमेरिका और वेस्ट का एक डाइकोटोमी होता है हमेशा से। रिलीजियस कल्ट का टेररिज्म, जापान के अंदर ऑनशिन जो रिलीजियस कल्ट था, जिसने सीरीन गैस अटैक करवाया था टोक्यो के अंदर, ये रिलीजियस कल्ट का था। कल्ट टेररिज्म, जहाँ पे एक आदमी की पर्सनैलिटी से अटैच्ड होकर उसके व्यूज़ को मानते हुए टेररिस्ट अटैक करते हैं। हाँ देखिए, टेररिज्म में परपिचुएटर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंडिविजुअल जैसे लोन वुल्फ थ्योरी जो कहते हैं, लोन वुल्फ थ्योरी बहुत खतरनाक है। लोन वुल्फ थ्योरी सबसे खतरनाक टेररिज्म है आज के दौर में। लोन वुल्फ टेररिस्ट वो होता है जो किसी ग्रुप के सिवाय, किसी ग्रुप की मदद के बिना काम करता है, उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के थ्रू आप टेररिस्ट को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, बट लोन वुल्फ में दिक्कत थी कि आप उसे ढूंढेंगे कैसे, आपको नहीं पता।
आप या मैं टेररिस्ट हो सकते हैं, मेरे दिमाग में विचारधारा बन रही है। और आज के ज़माने में बम बनाना, हथियार बनाना, अटैक करने के लिए आपको नाइफ चाहिए, आपको केवल ट्रक चाहिए। जो ब्रिटेन में अटैक हुआ ट्रक वाला, जो फ्रांस में भी नाइफ विल्डिंग अटैक हो रहे हैं, टीचर का सर काट दिया गया, क्या ये लोन वुल्फ अटैक है? आपको नहीं पता सामने वाला व्यक्ति क्या वाकई में टेररिस्ट है। लोन वुल्फ मतलब अकेला भेड़िया। आप उस भेड़िए को कैसे पहचानेंगे? आपके बीच में जो भेड़िया रह रहा है आप उसे कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? और ये सबसे खतरनाक होता है। हो सकता है मैंने इंटरनेट पर कोई वीडियो देखी, उस वीडियो को देख के मैं किसी टेररिस्ट ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो गया, मैं उस ग्रुप से लिंक्ड नहीं हुआ, लेकिन मैं उस इन्फ्लुएंस होकर टेररिस्ट अटैक करने लगता हूं। मेरे लिए ढूंढना स्टेट के लिए बड़ा मुश्किल होगा ऐसे आदमी को। आईटी में आज के दौर में जो हुआ, आईसिस बैठ के सीरिया में, यूरोप के अंदर, इंडिया के अंदर, यूके में, ब्रिटेन, यूके में, यूएसए में लोगों को इन्फ्लुएंस करके टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने के कह रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेररिज्म है कहीं ना कहीं। अगर आप बात करते हैं मोटिवेशन क्या होते हैं टेररिस्ट के, आइडियोलॉजिकल, मुझे मेरे रिलीजन को स्टैब्लिश करना है, सॉरी आइडियोलॉजिकल, मुझे मेरे पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टैब्लिश करना है, मुझे लेफ्ट विंग क्रांति लानी है, मुझे राइट विंग उखाड़ के फेंकना है। इकोनॉमिकल, पैसे के लिए भी होता है कई बार टेररिज्म। नक्सलिज्म के बारे में अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि आज की तारीख में नक्सलिज्म एक भत्ताखोरी का सिस्टम बन के रह गया, या कंट्रोल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे आईसिस का एक ही रिलीजन के साथ साथ ऑयल पे भी कंट्रोल करना है। रिलीजियस, ऑब्वियसली मेरा रिलीजन सबसे ऊपर है, मेरे रिलीजन सब नीचे है, और मेरे रिलीजन के जो अगेंस्ट है वो मेरे अगेंस्ट है, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये रिलीजियस टेररिज्म है। टेररिज्म की अगर हम बात करें, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है वो बेसिकली स्टेट वाला टेररिज्म होता है। जैसे फ्रैंको की जो रिजीम थी फ्रांस स्पेन में 70s तक, वो एक टेरर रिजीम थी जहाँ वो अपने ओपोनेंट्स को जेलों में डाल के उन्हें टॉर्चर करके मार डालते थे। कुर्दिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ, जो जिस तरह से सद्दाम हुसैन अटैक करते थे कुर्द्स के ऊपर, वो उसका एग्जाम्पल है। और इसके काउंटर में जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स निकल कर आते हैं ना, जैसे कि कुर्दिश वर्कर पार्टी थी तुर्की में, अब इन्हें कई लोग टेररिस्ट देखते हैं। तो कुर्दिश वर्कर पार्टी जो तुर्की की है, उसको तुर्की तो टेररिस्ट के तौर पे देखता है, लेकिन जो कुर्द लोग हैं उसको फ्रीडम फाइटर के तौर पे देखते हैं। ठीक है। पॉवर्टी की अगर हम बात करें, पॉवर्टी एक बड़ा अहम रोल निभाती है। देखिए जो पुअर नेशन है कंपेरेटिवली वो ज़्यादा पॉन टू टेरर होते हैं, बिकॉज वहाँ एक सोशल अनरेस्ट के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी चेंज होता जा रहा है। वेस्ट में जो एक सेंस ऑफ एलियनेशन आया अमंग द इमिग्रेशन के बाद, खासकर इमिग्रेशन से टेररिज्म बढ़ा, इसलिए अक्सर वेस्ट में आज की तारीख में एंटी इमिग्रेशन लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। बिकॉज इनके माने जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये एक मेन खतरा है उनकी स्टेबिलिटी और पीस के लिए। उनका ये मानना है जो बाहर से आए लोग हैं सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाए, और उन्होंने कभी यहाँ की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और यहाँ के वैल्यूज़ को उन्होंने एज एन अटैक ऑन देयर रिलीजन देखा, जिसके नतीजे में आप देखें फ्रांस में जो टेरर अटैक हो रहे हैं, चाहे चार्ली हेब्डो, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, चार्ली हेब्डो वाला जो ये सब हो रहा है, क्या है ये टेरर है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में एथनिक टेररिज्म है, जो रेस को लेकर, जैसे नॉर्थ ईस्ट का टेररिज्म अगेंस्ट बिहारीज, अगेंस्ट बंगालीज, जो असम में वायलेंस था, जो मिजोरम में वायलेंस था, जो नागा लिबरेशन मूवमेंट, एथनिक आइडेंटिटी को लेकर, ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट मूवमेंट है। एथनिक टेररिस्ट, रिलीजियस टेररिज्म समझ रहे हैं, जो होता आ रहा है। लेफ्ट विंग टेररिज्म जिसमें हम जानते हैं नक्सलवादी, नार्को टेररिज्म जो स्मगलिंग जो पंजाब में हो रहा है, जो स्मगलिंग नॉर्थ ईस्ट में होती है ड्रग्स की, ये कहीं ना कहीं नार्को टेररिज्म का एग्जाम्पल है। इंडिया में टेररिज्म कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सालों से इसके शिकार रहे हैं। टेररिज्म को सॉर्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। पहला, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, आप उसे सप्रेस करें, आप उसके अगेंस्ट एक्शन लें। जैसे कि जब अमेरिका पे टेरर अटैक हुआ, अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चला के अफगानिस्तान को सब्जुगेट किया, वहाँ पे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, पर ये पूरी तरह से सॉल्यूशन है। दूसरा होता है थ्रू डायलॉग। जैसे नॉर्थ ईस्ट से कई सारे एथनिक टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट बात करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आ रही है, उनको पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बना रही है। पहले कई सारे कम्युनिस्ट ग्रुप्स को लेकर आया गया, ये होता है इसका पॉलिटिकल तरीका। दूसरा होता है कि आप एक पॉलिसी ऑफ कंपैशन चलाएं कि आप उनको ये एक्सेप्ट करवाने में सक्सेसफुल हो पाए कि भाई हम आपके अगेंस्ट नहीं है। तो ये कई तरीके होते हैं इसके थ्रू टेररिज्म को सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ठीक लगी होगी, समझ आई होगी। सवाल के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जहाँ कि आपको हमेशा मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स।